जब अगर ज्यादा अच्छे से देखनी चाहिए तो प्यूपिल डायलेट होनी चाहिए कि नहीं। तो अपन ने कहा कि यहाँ प्यूपिल क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। प्यूपिल के डायलेट होने की वजह से आपकी आंखों में लाइट का आना ज्यादा हो जाएगा। अगर लाइट ज्यादा आएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको आसपास की चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देंगी। प्यूपिलरी डायलेशन के अलावा अगला काम यहाँ जो होगा कि आपकी जो अलर्टनेस है, ये अलर्टनेस को घटना चाहिए कि बढ़ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आसपास की आवाजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सुनाई दे, आप चीजों को समझ पाए, तो आपकी जो अलर्टनेस है वो बढ़ जानी चाहिए। जब भी अगर ऐसा होगा तो आप शुरू कर सकते। कल जहां तक मुझे याद आता है कि शायद हमने थाइमस तक पढ़ लिया था, एड्रीनल हमने स्टार्ट किया था। चलिए, तो अब जरा बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। तो बात करेंगे अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। देखिए, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड की संख्या हमारे अंदर कितनी है, एक जोड़ी। कहाँ पाई जाती है, तो दोनों किडनी के अगले सिरे के ऊपर की तरफ पाई जाती है। लगभग तिकोने से आकार की ग्रंथि है। इस ग्रंथि को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। बाहर की ओर कौन सा भाग होता है, बलकुट, और अंदर की ओर कौन सा पाया जाता है, मध्यांश। बलकुट वाला भाग अपेक्षाकृत बड़ा है, जबकि मध्यांश वाला भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब यहाँ जो ये अधिवृक्क ग्रंथि है, इस अधिवृक्क ग्रंथि को आपने कहा कि हम इसमें दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट तो अपन ने कहा बाहर की तरफ होगा, कॉर्टेक्स, यानी कि बलकुट। एक भाग आपने कहा कि अंदर की तरफ जो है, इसको हम नाम क्या देंगे, मध्यांश, यानी कि मेडुला। तो अब देखिए, पहले बात करते हैं इस मध्यांश वाले भाग के बारे में। तो जो एड्रीनल मेडुला है, ये एड्रीनल मेडुला लगभग 10 से 20% बनाता है ऑफ ग्लैंड। तो टोटल ग्लैंड का लगभग 10 से 20% भाग कौन बनाता है, मध्यांश। ये जो एड्रीनल मेडुला है, एड्रीनल मेडुला के अंदर अगर आप देखें इसके ओरिजिन के बारे में, तो बेटा इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से। कहां से ओरिजिन हुआ, एक्टोडर्म से। ये एक्चुअली एक्सटेंशन माना जाता है आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का। किसका एक्सटेंशन मानते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का एक्सटेंशन माना जाता है। यह हमारा जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये जब काम करता है तो इसके काम करने पर अधिवृक्क मध्यांश काम करता है। अब ये जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये जब काम करेगा तो इसकी वजह से मध्यांश से बहुत तेजी से, जब भी अगर कोई भी अगर स्ट्रेस हुआ, ध्यान दें, जब भी अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस है या फिर अगर कोई किसी प्रकार का फियर यानी कि डर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक बहुत तेजी से एक रेस्पॉन्स आएगा, रैपिड रेस्पॉन्स आता है। और तेजी से जो रेस्पॉन्स आया, इस रेस्पॉन्स की वजह से हार्मोन कितने स्रावित होंगे, तो पहला हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन, और दूसरे का नाम क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन। तो दो हार्मोन यहाँ पर आते हैं। ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है, इन्हें बेटा सामूहिक रूप से मिला करके हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या होता है, इपिनेफ्रिन, जबकि नॉर एड्रेनलिन का नाम है नॉर इपिनेफ्रिन। तो दोनों को मिला करके कहा जाता है कैटेकोलामाइन। यानी कि ये अमाइंस होते हैं जिसके अंदर कैटेकोल समूह पाया जाता है, तो इसीलिए मिला करके इसको नाम क्या दिया जाता है, कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। कब स्रावित हुए, तो ध्यान रखें, कैटेकोलामाइंस का स्राव होता है जब अगर यहाँ पर 3F की स्थिति हो। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड कहा जाता है। 3F का मतलब क्या हुआ, पहला फियर यानी कि डर, दूसरा फाइट यानी कि लड़ाई, और तीसरा फ्लाइट यानी कि भाग जाना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये आपका 3F ग्लैंड काम करती है। अब ये 3F ग्लैंड के काम करने की वजह से, ये कैटेकोलामाइंस की वजह से क्या क्या होगा, उन चीजों पर जरा ध्यान देते हैं। तो इसका पहला काम आप सिर्फ बस इतना ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है कि या तो लड़ना है या फिर
भागना है, क्या होना चाहिए? क्या ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए ना। अगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना है तो ध्यान रखें बहुत जल्दी से बढ़ाना है। अगर जल्दी से बढ़ाना है तो क्या कराए बेटा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा ले। क्या करा दिया जाए? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लाइकोजन से क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। जब ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज घटेगा या बढ़ जाएगा? तो हमने कहा कि ब्लड ग्लूकोज का स्तर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस हुई जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़। ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बाद फिर देखिए अगला काम, आपको यहाँ से अब क्या करना है? उस जगह से भागना है। ठीक, भागना है तो अब आपको आपके सामने की चीजें ज्यादा अच्छे से दिखनी चाहिए। जब अगर ज्यादा अच्छे से दिखनी चाहिए तो प्यूपिल डायलेट होनी चाहिए कि नहीं? तो अपन ने कहा कि यहाँ प्यूपिल क्या हो जाए? डायलेट हो जाए। प्यूपिल के डायलेट होने की वजह से आपकी आंखों में लाइट का आना ज्यादा हो जाएगा। अगर लाइट ज्यादा आएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपको आसपास की चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देंगी। प्यूपिलरी डायलेशन के अलावा अगला काम यहाँ जो होगा कि आपकी जो अलर्टनेस है, ये अलर्टनेस को घटना चाहिए कि बढ़ जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आसपास की आवाजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सुनाई दे, आप चीजों को समझ पाए, तो आपकी जो अलर्टनेस है वो बढ़ जानी चाहिए। जब भी अगर ऐसा होगा तो अब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी ना, और अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो शरीर का तापमान भी बढ़ेगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो ताप नियंत्रण करना है कि नहीं? हाँ। अगर ताप नियंत्रण करना है तो इसका मतलब है स्वेटिंग कराए या नहीं? हाँ। तो क्या होना चाहिए? स्वेटिंग होनी चाहिए। स्वेटिंग के बाद फिर अगला देखिए, यहाँ पर होता है पिलो इरेक्शन। क्या होगा बेटा? पिलो इरेक्शन होगा। इस बात को जरा समझो। हमारी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, यानी कि हेयर पाए जाते हैं। हेयर का पाया जाना मैमेलियन कैरेक्टर है, केवल मैमल्स में त्वचा पर हेयर पाए जाते हैं। हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं, इनके बेस पर मसल्स पाई जाती हैं, जिन मसल्स को बोलते हैं अरेक्टर फिली मसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरेक्टर फिली मसल कहा जाता है। तो यहाँ की जो मसल्स है इनका नाम क्या है? अरेक्टर फिली मसल या अरेक्टर फिलाई मसल इसको कहा जाता है। तो ये मसल्स यहाँ पर काम करती है। अब ये अरेक्टर फिलाई मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो हेयर है वो सीधे खड़े हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं गूज बम्प। क्या कहा जाता है? गूज बम्प। क्यों होता है? कारण समझो। देखिए, कोई भी एनिमल कभी भी सामने वाले एनिमल से लड़ना नहीं चाहता। वो हमेशा ये चाहता है कि सामने वाला अगर डर जाए और डर के ही अगर वहां से चला जाए तो वो कंडीशन ज्यादा बेहतर है। ठीक, लड़ना नहीं पड़ता। अब आप डरोगे किससे? जो अगर आकार में आपसे कंपेटिबली ज्यादा बड़ा दिखाई दे तो क्या होगा? उससे डरोगे। तो एनिमल्स क्या करते हैं कि जब भी सामने वाले से लड़ाई होने की स्थिति आती है तो ये पिलो इरेक्शन करेंगे। उसकी वजह से जिन एनिमल्स की बॉडी पे घने रोग पाए जाते हैं या डेंस हेयर्स मौजूद होते हैं, उन एनिमल्स का साइज पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? बड़ा दिखने लगेगा। जब अगर बड़ा दिखने लगेगा तो सामने वाला एनिमल डर जाएगा इससे और डर के भाग जाएगा। मतलब कि अगर देखिए तो जो पिलो इरेक्शन है ये भी आपकी मदद कर रहा है आपको आपके शत्रुओं से बचाने में। तो हमने कहा कि अगला काम क्या हुआ? पिलो इरेक्शन हुआ। जब अगर लड़ना या भागना है तो उस कंडीशन में आप मुझे बताएं कार्डियक आउटपुट घटना चाहिए कि बढ़ जाए? तो अपन ने कहा कार्डियक आउटपुट क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो कार्डियक आउटपुट यहाँ पर क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। आप ध्यान दें, सर्कुलेशन चैप्टर में आप बात कर चुके हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन और हार्ट रेट के बढ़ने का मतलब क्या है। आपने कहा था कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने का मतलब है कि जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम। उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। इधर हार्ट रेट बढ़ी, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों के बढ़ने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हुआ? बढ़ गया। न केवल कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा बल्कि अगला, आप देखिए जब आप लड़ रहे हैं या भाग रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति की आवश्यकता है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ये क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाता है। तो आपने कहा कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हुआ? बढ़ा।
तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। अब देखो, जब अगर लड़ने या भागने की जरूरत है तो उस टाइम पर क्या फूड को तभी डाइजेस्ट करना जरूरी है? नहीं, बाद में आराम से कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सलाइवेशन कम होगा कि ज्यादा? तो सलाइवेशन क्या हो जाएगा? कम। तो आपने कहा कि सलाइवेशन कम हो जाता है, और साथ में आपने कहा कि जो डाइजेशन है ये भी अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर आप देखें अगली बात, अगर हम यहाँ पर देखें तो आप मुझे बताएं कि इस समय पर जो आपका किडनी फंक्शन है, ये किडनी फंक्शन क्या हो जाने चाहिए? कम। यानी कि ये जीएफआर को क्या करता है? कम कर देता है। तो जीएफआर को इसने क्या किया? हटा दिया। जीएफआर के अलावा ध्यान रखेंगे कि ये बेटा ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल, इसको भी क्या करेगा? तो ब्लड फ्लो टू स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, इसको भी क्या करता है? बढ़ा देता है। जब अगर स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के पास ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ये ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से स्केलेटल मसल ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, और कार्डियक मसल के पास ब्लड फ्लो इसलिए बढ़ाना है क्योंकि आपको कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है। तो यानी कार्डियक मसल ज्यादा काम करने वाली है, तो इनके पास आपका क्या होना चाहिए? ब्लड फ्लो बढ़ जाना चाहिए। इतने सारे काम कौन कर रहा होता है? एडिनलिन और नॉर एडिनलिन। इसमें आप ध्यान रखें, कुछ भी तुम्हें याद नहीं करना, बस तुम्हें सिर्फ कोरिलेट करना है कि इन चीजों की आवश्यकता ऐसी स्ट्रेस कंडीशन पर है या नहीं है। जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में आप देखोगे कि अभी जबकि सर्वाइवल की बात है, सर्वाइवल का इशू है, उस समय इस काम का किया जाना जरूरी है या नहीं? अगर जरूरी है तो इसका मतलब है कि इस काम को कौन कर रहा होगा? अनुकंपी तंत्रिका का। अगर ये काम आराम से किया जा सकता है तो इसे कौन कराएगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम कराता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि पहला जो भाग है जिसे कहा जाता है अधिवृक्क मध्यांश, इससे आने वाले हार्मोन। दूसरा भाग कौन सा है? अधिवृक्क वल्कुट। वल्कुट वाले भाग के बारे में बात करें तो वल्कुट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मान लो अगर पूरी अधिवृक्क ग्रंथि ये हुई तो हमने कहा कि अधिवृक्क ग्रंथि का बीच का जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा हो जाता है? एड्रीनल मेडुला हुआ। तो ये बीच वाले भाग को आपने क्या कहा? एड्रीनल मेडुला। यहाँ पर सबसे बाहर की ओर अगर हम देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर जो परत पाई जाती है या जो स्तर मौजूद है, इस स्तर को हम क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। और जोना ग्लोमेरुलोसा से आने वाले हार्मोन्स का नाम मेटलोफोर्टिफाइड। इसके बाद यहाँ बीच का स्तर होता है जो कि सबसे ज्यादा मोटा होगा, और ये सबसे मोटा जो स्तर है इसका नाम है जोना फेसिकुलेटा। तो जोना फेसिकुलेटा वाला स्तर आता है, और ये जो जोना फेसिकुलेटा है यहाँ से आने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो यहाँ के हार्मोन का नाम क्या हुआ बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन यहाँ से आते हैं। और सबसे ज्यादा अंदर की तरफ जो हार्मोन है या अंदर वाला जो लेयर है, इसका नाम क्या है? जोना रेटिकुलरिस। तो सबसे अंदर की तरफ वाले स्तर का नाम है जोना रेटिकुलरिस। यहाँ से आते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड। तो आप देखिए, आपने कहा कि सबसे बाहर की तरफ कौन है? जोना ग्लोमेरुलोसा। कल मैंने आपको जीएफआर बताया था ना। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन आता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। यहीं पर बीच में कौन है? जोना फेसिकुलेटा। और ये जो जोना फेसिकुलेटा है, इससे आने वाले जो हार्मोन है इनका नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और सबसे अंदर की ओर पाया जाता है जोना रेटिकुलरिस। और जोना रेटिकुलरिस वाले भाग से आने वाले हार्मोन कौन से कहे जाते हैं? गोनेडोकॉर्टिकॉइड कहे जाते हैं। तो एक बार आप जरा हिस्सा लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख दिया? देखो फटाफट, बहुत ज्यादा जल्दी की
नहीं तो परेशान मत हो, कल तो स्कूटी से आया था। हाँ, नहीं कल आया था स्कूटी, आज तो शाम को देख नहीं निकलती आज। केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते तो केमिस्ट्री तो पढ़ते थे, कम से कम बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कुछ तो समझ में आता। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान देखिए। देखिए, पहले हार्मोन हमारे पास जो यहाँ आए, हमने इन्हें क्या नाम दिया बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नाम से समझ में आता है कि मिनरलों का मतलब क्या हुआ कि रेगुलेट क्या करेंगे, मिनरल। और कॉर्टिकॉइड इसलिए आपने कहा क्योंकि हार्मोन कॉर्टेक्स से आते हैं, तो इसलिए आपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मुख्य हार्मोन कौन होता है, एल्डोस्टेरोन। मेन हार्मोन कौन होगा, एल्डोस्टेरोन यहाँ पे मुख्य हार्मोन। ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये हमारे शरीर के अंदर मेंटेन करता है बेटा सॉल्ट वाटर बैलेंस। क्या बनाता है अपने अंदर, सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करना काम किसका होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम होता है। अब ये एल्डोस्टेरोन काम कैसे करता है, तो एल्डोस्टेरोन सबसे पहले की सेक्रीट कैसे होगा, तो एल्डोस्टेरोन का जो स्राव है उसको रेगुलेट करने वाला कौन था, एंजियोटेंसिन। जब एंजियोटेंसिन का स्राव होता है या एंजियोटेंसिन सेकेंड जब आता है, तो ये रिलीज क्या कराता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जा करके काम कहाँ करेगा, डीसीटी पर। कहाँ काम करेगा बेटा, डीसीटी पर। ये डीसीटी पर क्या काम करता है उसको जरा समझेंगे। तो ये हमने मान लिया कि हो गया डीसीटी, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, डीसीटी। ठीक, ये डीसीटी पर ऑपरेट कराता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप एक बार में क्या करेगा कि ये सोडियम लेकर के आएगा बाहर, और पोटेशियम कहाँ लेकर के जाएगा, अंदर। तो अब मैं इससे क्या समझूं कि सोडियम के पुनः अवशोषण को प्रेरित कर रहा है या नहीं, करेगा ना। और पोटेशियम के पुनः अवशोषण को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, घटा रहा है। यानी कि हमने कहा कि इसने क्या किया, सोडियम का पुनः अवशोषण, सोडियम में क्या कराया, पुनः अवशोषण कराया। अगर सोडियम का पुनः अवशोषण हुआ तो बताओ ब्लड में सोडियम बढ़ा या घटा, बढ़ गया। साथ में यूरिन के अंदर सोडियम घटा, तो हमने कहा कि सोडियम का क्या कराया, पुनः अवशोषण। अगर सोडियम का पुनः अवशोषण हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्लोराइड भी यहाँ आएगा। जब अगर क्लोराइड यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, NaCl। अगर NaCl बना, यहाँ बना, तो इसका मतलब है कि बाहर की ऑस्मोलैरिटी घटी या बढ़ी, बढ़ गई। जब अगर बाहर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो पानी बाहर आएगा कि नहीं, यस। तो अपन ने कहा कि सोडियम के पुनः अवशोषण के अलावा ये क्या कराता है, वाटर का भी पुनः अवशोषण कराएगा। तो सोडियम के अलावा किसका पुनः अवशोषण कराया, वाटर का। जब अगर सोडियम और वाटर का पुनः अवशोषण कराया तो इसकी वजह से अब देखो ब्लड वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। साथ में जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाता है। तो इसने ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को क्या किया, बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया, तो जो है यहाँ पर बढ़ाया बेटा आपका जो है एल्डोस्टेरोन। यहीं पर देखिए, ये के प्लस का नलिकीय स्रवण, ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। तो इसने क्या किया कि के प्लस का नलिकीय स्रवण क्या किया, बढ़ाया। नलिकीय स्रवण बढ़ाया तो इसका मतलब है कि ब्लड में के प्लस घटेगा या नहीं, तो ब्लड में के प्लस क्या हो जाएगा, कम। साथ में ये यहाँ पर और रिमूवल कराता है फॉस्फेट का, इसका रिमूवल कराएगा फॉस्फेट का। तो ये क्या करता है बेटा, फॉस्फेट का भी नलिकीय स्रवण कराएगा। अगर फॉस्फेट का नलिकीय स्रवण कराया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट भी क्या हो जाएगा, कम।
तो ब्लड के अंदर फॉस्फेट लेवल क्या हो जाएगा? तो अपन ने कहा कि ब्लड के अंदर जो फॉस्फेट है ये भी क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। ये काम किसके थे? एल्डोस्टेरॉन के। तो एल्डोस्टेरॉन ने कहा काम किया? डीसीटी पर। पहला काम था Na प्लस का क्या कराओ? रीअब्जॉर्प्शन। इसके बदले में K प्लस भेजना पड़ेगा बाहर। Na प्लस आया तो Cl माइनस के पीछे आ गया। NaCl के आने की वजह से बाहर ऑस्मोलैरिटी बढ़ी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से पानी आ गया बाहर। K प्लस कहा गया? बाहर। किसके अंदर? फिल्ट्रेट में। और साथ में कौन गया? फॉस्फेट। मतलब कि एल्डोस्टेरॉन अगर बढ़ा तो एल्डोस्टेरॉन के बढ़ने पर क्या होगा कि ब्लड के अंदर Na प्लस का लेवल बढ़ने लगेगा और K प्लस घटने लगेगा। फॉस्फेट घट जाएगा, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो किसकी वजह से हुआ? एल्डोस्टेरॉन की वजह से। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बाद अगला हार्मोन आपके पास आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगले हार्मोन कौन से कहे जाते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहे जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इसमें मेनली नाम आता है कॉर्टिसोल का। किसका नाम आएगा? कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल है इसकी इच्छा होती है कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए। ये क्या चाहता है? कि ब्लड ग्लूकोज क्या हो? बढ़ जाए। अगर ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है तो आप मुझे सोच के बताएंगे कि इंसुलिन के समान काम है कि विपरीत? विपरीत काम हुआ ना। इंसुलिन के क्या हुआ? विपरीत काम है, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो हमने कहा कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देता है कॉर्टिसोल, इंसुलिन के विपरीत काम है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करते हैं, कैसे काम करेंगे? तो देखिए ये क्या करेगा बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। ये क्या कहेगा? कि मैं नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाऊंगा। अगर नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप अगर देखें, जब भी अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोटीन और फैट को क्या करें? तोड़ें। जब तक प्रोटीन और फैट को नहीं तोड़ेंगे तब तक क्या नया ग्लूकोज बनेगा? नहीं। हवा में तो बनेगा नहीं, कहीं से तो बनाना है। तो ये क्या करेगा? प्रोटियोलाइसिस को बढ़ा देगा। क्या किया इसने बेटा? प्रोटियोलाइसिस को बढ़ाया। साथ में क्या करेगा? लिपोलाइसिस को भी बढ़ा देता है। तो ये प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। अब ध्यान दो, यहाँ स्थिति ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कि अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ कर कन्वर्ट किसमें कर रहा है? ग्लूकोज में। ध्यान दें, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के कन्वर्ट किसमें कर रहा है? ग्लूकोज में। क्या अमीनो एसिड भागने की कोशिश करेगा? हाँ। अमीनो एसिड को लगेगा ये तो सारा ग्लूकोज बनाई दे रहा है। अमीनो एसिड ने कोशिका में भागने की कोशिश करी। जैसे ही अमीनो एसिड ने कोशिका में भागने की कोशिश करी तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने इसको वहां भी नहीं जाने दिया कि अगर तुम गलती से चले गए कोशिका में तो कोशिका में जाकर के क्या होगा? ट्रांसलेशन के बाद अमीनो एसिड से बनेगी प्रोटीन। इसका कहना है मुझे तो प्रोटीन तोड़नी है। तो आप बताएं, ये सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को घटा दे या बढ़ा दे? घटाएगा ना। तो सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इसको क्या करेगा? कम कर देगा। तो ऑफ अमीनो एसिड। ठीक। अभी यहां पर क्या करेगा? सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को ये क्या करता है बेटा? घटा देगा। यानी कि सेल को अमीनो एसिड को यूटिलाइज नहीं करते देगा। अब साथ में क्या है देखिए, कॉर्टिसोल आपके अंदर उस कंडीशन में स्रावित होता है जबकि अगर आप स्ट्रेस में हो। जबकि आप किसके अंदर हो? स्ट्रेस में। ये जो कॉर्टिसोल है इस कॉर्टिसोल को बेटा अपन बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। कॉर्टिसोल को क्या कहा जाता है? लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। यानी कि जब अगर आप लंबे समय से तनाव में चल रहे हैं, आप लंबे समय से परेशान हैं, तो आपके अंदर किसका स्तर बढ़ जाता है? कॉर्टिसोल का। या मान लो अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है खाने को, तो उन कंडीशंस में भी आपके अंदर लेवल किसका बढ़ेगा? कॉर्टिसोल का।
तो ये जो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा, इसलिए कॉर्टिसोल को आप क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। अब ये क्या करेगा? आरबीसी प्रोडक्शन यानी कि एरिथ्रोपोइसिस को भी बढ़ा देगा। तो ये क्या बढ़ा देता है? एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाया। तो हमने कहा कि एरिथ्रोपोइसिस बढ़ाया, मतलब कि जब भी अगर कॉर्टिसोल आएगा तो इसकी वजह से आरबीसी काउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा ना। ध्यान रखो, इससे पहले हार्मोन का नाम बताओ, कौन सा हार्मोन था जो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा रहा था? इससे पहले हमने कौन सा ऐसा हार्मोन पढ़ा जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है? कौन सा पढ़ा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ने भी क्या किया? आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाया। दूसरा कौन बढ़ा रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाया। अगला देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि ये एंटी इंफ्लामेटरी है। ये क्या बेटा? एंटी इंफ्लामेटरी है। तो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के काम करने को बढ़ा रहा है या रोक रहा है? रोक रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन है ये कैसा है? प्रतिरक्षा संदमक है। अगर ये प्रतिरक्षा संदमक है तो क्या अंग प्रत्यारोपण में प्रयोग हो सकता है? हाँ, अंग प्रत्यारोपण के अंदर इसको प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि प्रतिरक्षा संदमक है, इन्फ्लामेशन को रोकता है। अगला इसका काम है, एनसीईआरटी कहती है कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है? कि इफेक्ट डालता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इसका इफेक्ट होता है कि ये कराता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ये क्या करेगा? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करा देगा। अगर इसने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराया तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो हमने कहा वैसो कंस्ट्रिक्शन किया, उसकी वजह से बीपी बढ़ा। आगे एनसीईआरटी कहती है कि इसका रीनल फंक्शन पर भी इफेक्ट होता है। रीनल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? किडनी। तो रीनल फंक्शन पर इसका प्रभाव होता है कि ये बेटा हमारे अंदर जीएफआर को बढ़ा देता है। क्या किया? जीएफआर को बढ़ा दिया। वो रिलेट कीजिएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, बीपी बढ़ने की वजह से जीएफआर बढ़ता है, ये आपको पता है। तो इसने बीपी बढ़ाया, इसकी वजह से क्या हुआ? जीएफआर बढ़ गया। ये सारे प्रभाव किसके थे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, जिसका नाम क्या है? कॉर्टिसोल। अब ध्यान दो, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाए कम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाए तो इसके कम होने की वजह से रोग होगा। यहाँ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर नियंत्रण कौन करता है? एसीटीएच। तो यहाँ पर जो नियमन होगा, ये नियमन करने वाला हार्मोन कौन है? एसीटीएच है। अगर मान लो यहाँ पर डोना फेसिकुलेटा वाला पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्राव कम हो जाएगा। अगर स्राव कम हुआ तो रोग होता है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या कहा जाता है? एडिसन डिजीज या एडिसन का रोग कहा जाता है। एडिसन डिजीज, ध्यान रखेंगे जितने अंतःस्रावी तंत्र के रोग हैं उनमें सबसे पहला रोग जिसके बारे में हमको पता चला वो कौन सा था? एडिसन डिजीज। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था थॉमस एडिसन। और थॉमस एडिसन ये बल्ब वाले एडिसन नहीं है, ये अलग है। ठीक? ये जो थॉमस एडिसन है इनको हम एंडोक्राइनोलॉजी के पिताजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। उन्होंने बताया था सबसे पहले इस रोग के बारे में जिसको कहते हैं एडिसन डिजीज। कब होती है? जब अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्तर क्या हो जाए? कम। तो अगर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाते हैं तो इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कम होने पर होगा। ध्यान दो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हुआ तो ब्लड ग्लूकोज बताओ बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। अगर ब्लड ग्लूकोज घटा तो इसका मतलब है हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। समझ में आई बात? क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, यानी कि ब्लड ग्लूकोज क्या हुआ? घट गया। अब आपने कहा ब्लड ग्लूकोज घटा, इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज के घटने को हम क्या नाम देंगे? हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया के अतिरिक्त अगर हम देखें तो अगर ग्लूकोज कम है तो बताओ तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे कि कमजोर? कमजोर। तो अपन ने कहा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? थकान आएगी। जाएगा, थकान होने लगेगी। तो हमने कहा कि इस कंडीशन में क्या होगा? थकान होगी।
और थकान के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगेगी। तो क्या होने लगेगा, बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगेगी। तो अत्यधिक कमजोरी महसूस होगी, इस कंडीशन को ही अपन क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज कहा जाता है। क्या ये रोग अपने को समझ में आया? फटाफट इतना लिखो, फिर बात करते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड की। एडिनरीन के बढ़ाने का तरीका क्या था? उसने क्या किया था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराया था, ग्लाइकोजन तोड़ा था। ये क्या कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। दोनों की वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, पर दोनों का ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने के तरीका अलग, काम करने के तरीके अलग। अभी तक ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने वाले कितने हार्मोन हम पढ़ चुके हैं? पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायरोक्सिन, तीसरा कॉर्टिसोल, चौथा एड्रेनलिन। ये 4 हार्मोन हम पढ़ चुके हैं अब तक, जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, सारा डेटा एनसीईआरटी का ही है, पर इस एनसीईआरटी के डेटा को इधर उधर हेर फेर करके खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं एंडोक्राइन में। इसीलिए अकेले एंडोक्राइन सिस्टम से कम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके इन्हें गलत करने की संभावनाएं खूब बनी रहती है, क्योंकि यहाँ से अगर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना तो ये मान लो आपके लिए भयंकर सिरदर्द है, क्योंकि अब उसमें कितनी ग्लैंड से कहाँ से स्टेटमेंट उठाई जाएंगे कोई पता नहीं। एड्रेनलिन का इंजेक्शन हम इसलिए देते हैं क्योंकि एड्रेनलिन क्या करता है कि हार्ट में जो कॉन्ट्रेक्शन है उनको बढ़ाता है। तो हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाने की वजह से अगर हमें जब भी लगता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है बहुत स्लो होती जा रही है, तो हम एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि टेम्परेरी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाए। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंडोक्राइन। एक गिलास पानी दो, एनसीईआरटी के पत्ते फाड़ो। देखा, अब वो अपना स्वाद अनुसार तुम ले सकते हो। आगे बढ़े, ध्यान देंगे। देखिए, आगे हम बात करें तो बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स में सबसे अंदर वाले स्तर का नाम क्या था, जूना रेटिकुलरिस। और जूना रेटिकुलरिस से आने वाले हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड। क्या कहा जाता है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। और ये जो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इसमें हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ मेनली होता है एंड्रोजन। मेनली क्या होते हैं, एंड्रोजन होते हैं। ध्यान दें, अगर मैंने ये कहा कि मेनली एंड्रोजन होते हैं, तो इसका मतलब है साथ में मैं कह रहा हूं कि कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी होगा। मेनली यहाँ पर एंड्रोजन होंगे, यानी कि मेनली जो हार्मोन है वो कहते हैं एंड्रोजेनिक, मेल कैरेक्टर्स लाने वाले हैं। तो इसका मतलब हुआ कि साथ में कुछ हार्मोन कहते होंगे एस्ट्रोजेनिक भी रहेंगे। तो हमने कहा कि मेनली एंड्रोजन कहाँ से आते हैं, किसके अंदर मौजूद होते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। अब यहाँ जो एंड्रोजन मौजूद है, ये क्या करेंगे, तो ये बेटा जिम्मेदार होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए। ये क्या लेकर के आएंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हम क्या रखेंगे, तो हमने कहा कि फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर और प्यूबिक हेयर। अब यहाँ देखिए, अब अगर बात करें कि जो फेशियल हेयर है, तो फेशियल हेयर अपन जानते हैं जैसे दाढ़ी मूंछ। एक्सियल हेयर यानी कि आर्म पिट्स के अंदर हेयर आना। प्यूबिक हेयर का मतलब है जेनिटेलिया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास के हेयर को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो ये जो हेयर है, इनका फॉर्मेशन या इसका ओरिजिन किसकी वजह से होता है, तो अपन ने कहा गोनेडोकॉर्टिकॉइड की वजह से। यानी कि प्यूबर्टी के समय ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। पर अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है,
तो प्यूबर्टी का मतलब है कि अब जनन यानी कि गोनेड्स अपना काम करना शुरू करेंगे। जब गोनेड्स अपना काम करेंगे तो अब मेल के अंदर सेक्रेट कौन होगा? एंड्रोजन। यानी कि मेल में क्या होगा कि ये एंड्रोजन और गोनेड से आया हुआ एंड्रोजन दोनों मिलकर के अपना प्रभाव दिखाएंगे। मतलब कि मेल में कुछ मात्रा में जो एस्ट्रोजन स्रावित हुआ वह एस्ट्रोजन का प्रभाव एकदम खत्म। वहीं पर फीमेल के अंदर ओवरी से क्या आएगा? एस्ट्रोजन, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या होगी? ज्यादा। वो एस्ट्रोजन क्या करेगा? वो इस वाले एंड्रोजन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन सेक्रेट हुआ वो एस्ट्रोजन ओवरी से आए हुए एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के काम करता है। तो सबसे अंदर की तरफ कौन हुआ? जोना रेटिकुलरिस, जिससे हार्मोन कौन सा आया? गोनेडोकॉर्टिकॉइड। क्या आपने को एड्रीनल ग्लैंड में इतनी बात समझ में आई? एड्रीनल ग्लैंड के बाद अब अगले ग्रंथि अपने पास आती है अग्नाशय। तो अब जरा बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय या जिसको आप क्या कहते हैं बेटा? पेंक्रियाज आप कहते हैं, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले क्या हम जानते हैं कि मिश्रित ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि इसका कुछ भाग अंतःस्रावी और कुछ भाग बहिस्रावी है। यहाँ पर अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग है, इसके बहिस्रावी भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसाइनी। तो बहिस्रावी भाग क्या है? इसाइनी। वहीं पर जो इसका अंतःस्रावी भाग है, ये स्रावी भाग को हम क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। तो अंतःस्रावी भाग को अपन ने क्या कहा कि ये होते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब ये जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, ये कुल ग्रंथि का कितना होता है? 1 से 2%। कुल ग्रंथि का कितना? 1 से 2%। अगर आप इनकी संख्या देखते हैं तो ये संख्या लगभग 10 से 20 लाख। संख्या कितनी? 10 से 20 लाख। याद रखने का तरीका सुनिए। परसेंटेज कितना है? 1 से 2। आप बस याद कर लो कि जितना परसेंटेज है उतना ही नंबर है मिलियन में। जितना परसेंटेज है उतना ही नंबर है मिलियन में। 1 से 2% यानी कि 1 से 2 मिलियन, और 1 से 2 मिलियन का मतलब हुआ 10 से 20 लाख के बीच में इसकी संख्या। ये जो अग्नाशय है ये हम कहते हैं कि एक लंबी सी इलोंगेटेड ग्लैंड है। कहाँ पाई जाती है? तो ग्रहणी का आकार कैसा होता है? सी शेप। सी शेप जो ग्रहणी है इसकी दोनों भुजाओं के बीच में अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग यानी कि एसाइनी है, उससे क्या आता है? पाचक एंजाइम। ये पाचक एंजाइम कहाँ जाएंगे? ग्रहणी में। वहीं पर जो अंतःस्रावी भाग है इससे क्या आएंगे? हार्मोन। हार्मोन कहाँ रिलीज किए जाएंगे? ब्लड में। यहाँ पर जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है इनके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर होती है एल्फा सेल। कौन हो गई? एल्फा। अगली हुई बीटा सेल। एल्फा सेल से आने वाले हार्मोन का नाम ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन आया? ग्लूकागॉन। बीटा सेल से आने वाले हार्मोन का नाम हो गया इंसुलिन। ये सबसे ज्यादा फेमस। ध्यान रखना कि जो बीटा सेल है इस बीटा सेल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो नंबर में सबसे ज्यादा कौन होता है? बीटा सेल। बीटा के बाद फिर एक सेल आती है जिसको बोलते हैं डेल्टा सेल। एक और सेल डेल्टा सेल। इससे आता है एक हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। आप ध्यान दें, सोमैटोस्टेटिन नाम आपने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के लिए भी प्रयोग किया है। तो यहाँ वाले सोमैटोस्टेटिन को हम बोल देते हैं पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन। क्या कहा जाता है? पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन कह देते हैं। तो सोमैटोस्टेटिन कहाँ से आया बेटा? डेल्टा सेल से। अब डेल्टा सेल से जो सोमैटोस्टेटिन आ रहा है, ये सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? तो ये एल्फा व बीटा सेल का नियंत्रण करता है। तो अल्फा और बीटा सेल पर जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण प्रदान करना काम किसका है? डेल्टा सेल का। एक और सेल यहाँ पाई जाती है जिसको बोलते हैं पीपी सेल। क्या कहा जाता है? पीपी सेल। ये जो पीपी सेल है इसका स्राव होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। स्राव को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अब ये जो पीपी सेल यानी कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, इस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड से क्या आएगा? तो देखिए जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ये भोजन के अवशोषण पर नियंत्रण करता है।
ये क्या करता है, भोजन के अवशोषण का नियंत्रण करता है। तो भोजन के अवशोषण का नियंत्रण करना, ये काम किसका हो जाता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। तो कुल मिला के सेल कितनी, 4। एनसीईआरटी ने कितनी दी हमको, 2। तो हम डिटेल में बात करेंगे इन्हीं 2 के बारे में। अल्फा सेल पे जो ग्लूकागॉन आता है, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, और जबकि बीटा सेल से आने वाला इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को घटाएगा। तो हमने कहा कि ग्लूकागॉन जो है ये बेटा क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाइपरग्लाइसेमिक है, कह सकते हैं ना। ब्लड ग्लूकोज को क्या किया, बढ़ाया। इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज को घटाया। तो इंसुलिन के बारे में क्या कहेंगे कि हार्मोन कहता है हाइपोग्लाइसेमिक। तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन आपके पास यहाँ कौन है, इंसुलिन। और हाइपरग्लाइसेमिक कौन है, ग्लूकागॉन। ये 2 अलग अलग हार्मोन हैं। इनके काम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फटाफट इसे लिखिए, फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो फालतू या फिर फालतू, शब्द क्या होना चाहिए, फालतू या फिर फालतू। इसको क्या थायरोक्सिन का बताओ, अर्थ खराब हो रहा है कि अति खराब, तो इसकी वजह से इसकी बीएमआर क्या बढ़ गई है। बस बस बस, आगे बढ़े। एमसीएच, एमएसएच, पास पास डिस्टेंस चाहिए। अगर यहाँ पे हो तो फिर पास इंटरमीडिया होना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर विकल्प। पर फिर भी है कि क्वेश्चन के मामले ऐसा कभी कंफ्यूजन आए तो आप बस इतना समझ के रखिए कि आपको क्वेश्चन में बेस्ट ऑफ द 4 बताना है कि चारों में सबसे बेहतर कौन। नहीं तो फिर इंटरमीडिया होगा। आगे बढ़े, ध्यान देखिए, ध्यान दो। देखो पहला हार्मोन आपके पास कौन है बेटा, ग्लूकागॉन। और दूसरा हार्मोन कौन है, इंसुलिन। तो 2 हार्मोन है हमारे पास। एक हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन, दूसरे का नाम क्या है, इंसुलिन। समझिएगा जरा, ग्लूकागॉन क्या करने वाला है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो हमने कहा कि ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। अब जान दो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा कैसे। तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने के लिए क्या ग्लाइकोजन को तोड़ दें, या अगर ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाएगा। यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस को क्या करेगा, प्रमोट। ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज यहाँ पर बना, इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस के अलावा अब क्या होगा, देखो जब अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, समझना, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो अब कोशिकाएं चाहेंगे कि ग्लूकोज ज्यादा है तो हमको दे दो, हम खर्च कर लेते हैं, हम काम ले लेंगे। पर इसे क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना है। क्या ये कोशिका को ग्लूकोज का प्रयोग करने देगा, नहीं। तो ये कोशिका को अगर ग्लूकोज का प्रयोग नहीं करने देगा तो हम कहेंगे कि ये सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज तो क्या करेगा बेटा, कम। तो सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इसने क्या किया, घटा दिया। तो ग्लूकोज का जो कोशिकीय उपयोग था, इस उपयोग को क्या किया, कम। यानी कि अब सेल को क्या बोला कि तुम ग्लूकोज का यूज नहीं करोगे। तो सेल ने कहा हमको तो रहना है जिंदा, अब जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, तो बताओ क्या करें। तो इसने कहा कि एक काम करो, प्रोटीन को खा जाओ। तो ये क्या कराएगा, प्रोटियोलाइसिस, साथ में क्या कराएगा, लिपोलाइसिस। तो प्रोटियोलाइसिस कराया और लिपोलाइसिस कराया। ये मेनली जो काम करता है उसमें आप देखिए, ये ग्लाइकोजन कहाँ है, लिवर की सेल के पास है ना। अगर लिवर की सेल के पास है तो यानी कि इसे काम किसके ऊपर करना चाहिए, हेपेटोसाइट। तो ये काम कौन सी सेल के ऊपर करता है, हेपेटोसाइट। समझिएगा, यहाँ पर आपने कहा कि जो ग्लूकागॉन है, ये ग्लूकागॉन एक ऐसा आदमी है जो ये चाहता है कि मेरे पास करेंसी नोट ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि इससे सीधे सीधे रुपए चाहिए ज्यादा, ठीक।
अब ज्यादा रुपए चाहिए तो क्या है कि इसके पास कुछ पैसा मान लो कहीं एफडी वगैरह के फॉर्म में स्टोर था, तो उसने क्या किया कि एफडी के फॉर्म में स्टोर पैसा क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का पॉलीमर है ना, तो उसको तोड़ करके अपने पास रख दिया, तो क्या हुआ, ग्लूकोज हो गया ज्यादा। अब ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो पैसा इसने जब रखा तो इसके बच्चों ने कहा कि पापा पैसा दो, ठीक। तो क्या ये देने वाला है, नहीं। इसने कहा कि ना पैसा तो होना चाहिए ज्यादा, इसने कहा कि ना पैसा नहीं मिलेगा। अब बच्चों को जरूरत थी पैसे की, अब बच्चों को जरूरत थी तो क्या किया कि एक बच्चा गया कि घर से लेके बर्तन ही बेच आया, दूसरे बच्चे ने क्या किया कि घर से एक सिलेंडर उठाया, सिलेंडर जाके बेच आया। इसने कहा कुछ भी करो पर पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक। तो वो आदमी कौन है, ग्लूकागॉन, ठीक, जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। काम कहाँ किया, हेपेटोसाइट पर। अब देखो इंसुलिन का काम, इंसुलिन क्या करेगा, ये कहता है कि अब हम ब्लड ग्लूकोज घटाएंगे। यानी कि अब क्या हुआ कि धीमे धीमे ये जो ग्लूकागॉन नाम का आदमी था, ये अब हो गया बूढ़ा, और अब इसके बूढ़ा होने के बाद अब जो सत्ता है वो इसके परिवार में आ गई, अब उसके बेटे के पास, ठीक। अब बेटे के पास जब सत्ता आ गई तो बेटा ने तो बेचारे जिंदगी भर बर्तन बेच बेच के काम चलाया, ठीक। अब जब उसने बेच बेच के काम चलाया तो उसने कहा कि नहीं यार, पिताजी ने ठीक नहीं किया था जिंदगी में, हम चीजें अब सुधारेंगे, ठीक। सुधारेंगे तो इसने क्या कहा कि ब्लड ग्लूकोज को क्या करो, कम। उसने कहा अपने सामने जितना कम पैसा दिखाई देगा उतना कम खर्च करेंगे, ठीक है। अब साहब ग्लूकोज कैसे कम किया जाए, तो इसने कहा कि जो पैसा है उसको लेकर के जाओ बैंक में, और बैंक में ले जाकर के क्या करो, इससे ग्लाइकोजन बना दो। यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करो, बढ़ा दो। तो यहाँ ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करें, बढ़ा दिया जाए। साथ में अब इसने क्या है कि परिवार में जो और बच्चे थे, बच्चों को बोला कि आज के बाद अब बर्तन बेचने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो भी तुम्हारी जरूरतें हो उनके लिए तुम पैसे लेकर के जा सकते हो। यानी कि क्या करेगा, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। तो सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को ये क्या करता है बेटा, बढ़ा देता है। एनसीईआरटी में याद है, बायोमोलिक्यूल के अंदर एक प्रोटीन का नाम दिया है ग्लूटफोर, नाम याद है। ये जो ग्लूटफोर है, यहाँ पर जीएलयू मतलब है ग्लूकोज और टी मतलब है ट्रांसपोर्टर, ये क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इनकी संख्या 1 से लेकर के 12 तक होती है, 12 अलग अलग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं। पर ये जो ग्लूटफोर होता है, ये आप ध्यान रखना बेटा, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ध्यान से समझना। ये जो ग्लूटफोर है, ये ग्लूट का टोटल नंबर कितना होता है बेटा, 12। पर एनसीईआरटी ने इसमें से केवल 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि ग्लूटफोर इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर ग्लूकोज लेकर के आती है। पर ये प्रोटीन काम कब करती है, जब इंसुलिन हो। अगर इंसुलिन नहीं है तो उस केस में ये फिर ये ग्लूटफोर काम नहीं करेगा, और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। तो इसने क्या किया, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ा दिया। अब जब बच्चों को मिलने लगे अपने खर्चे के लिए पैसे, तो बताओ घर के बर्तन बिकेंगे क्या, नहीं। तो उस कंडीशन में बताओ प्रोटीन टूटेगी क्या, नहीं। अब क्या होगा, प्रोटीन बनने लगेगी ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट किया, और साथ में इसने बेटा लिपिड सिंथेसिस को भी क्या कर दिया, प्रमोट। क्या आपने को इतनी बात याद हो गई कि क्या करना है, बस क्या करना है, इतनी बात ध्यान रखना कि जो इंसुलिन है वो चाहता है अपने पास पैसे कम रखना, जबकि ग्लूकागॉन चाहता है पैसे ज्यादा रखना। अब चाहे बच्चे खाएं, भूखे मरे, घर के बर्तन बेचे, कुछ भी करें, ठीक, उसको अपने पास पैसा ज्यादा चाहिए, जबकि इंसुलिन को पैसा उतना ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमने ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों की बातें समझी। अब देखिए, जब भी इंसुलिन की कमी होती है, तो इंसुलिन की कमी होने पर जो रोग होता है, इसको क्या कहते हैं, मधुमेह। रोग कौन सा होगा, मधुमेह। बताओ, डायबिटीज मेलाइटस या इंसिपिडस। तो जो रोग हो रहा है, इसको आपने कहा डायबिटीज मेलाइटस। ये जो डायबिटीज मेलाइटस है, ये कब होगा, जबकि अगर इंसुलिन की क्या हो जाए, कमी। तो रोग कब होता है, जब इंसुलिन की क्या हो जाए, कमी।
अब देखो इंसुलिन की कमी हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आदमी था, ये आदमी कुछ दिन के लिए घर से बाहर चला गया घूमने। अब फिर वापस से सत्ता किसके पास आ गई है? इसके पास। ठीक, जब इसके पास आई तो ये क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ा देगा ना। अगर ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। कंडीशन क्या कही जाएगी? हाइपरग्लाइसीमिया कही जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज का स्तर हो गया ज्यादा तो क्या यूरिन के अंदर ग्लूकोज होगा? होगा ना। तो अपन ने कहा कि यूरिन में क्या मौजूद होगा? ग्लूकोज। तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज उपस्थित है। यूरिन में जब अगर ग्लूकोज मौजूद हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं ना। तो ये कंडीशन क्या कही जाती है? ग्लाइकोसूरिया। तो हमने कहा कि ग्लूकोज बढ़ेगा और अब यूरिन के अंदर ग्लूकोज मौजूद है। यूरिन में ग्लूकोज के मौजूद होने की स्थिति क्या कही जा रही है? ग्लाइकोसूरिया कही जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई हमको? अब देखिए आगे, यहाँ न केवल यूरिन के अंदर ग्लूकोज मौजूद होगा बल्कि साथ में आप देखें चल किसकी रही है अभी? ग्लूकागॉन की। क्या ये ग्लूकागॉन घर के बच्चों को पैसे लेने दे रहा है? नहीं। तो बच्चे क्या करेंगे? गलत काम सीखेंगे ना। घर में चोरी चकारी करना सीखेंगे, बर्तन बेच के आ जाएंगे। ठीक, तो अब क्या हुआ? जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ध्यान से सुनना, जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो सेल बेटा अब यूटिलाइज करती है यहाँ पर फैटी एसिड को, यानी कि फैट को। तो सेल ऑक्सीडाइज किसे करेगी? फैट। और ये हम पहले ही एक्सप्रेशन में बात कर चुके हैं कि फैट का जब अगर ऑक्सीडेशन होता है तो निर्माण होता है कीटोन काय का। क्या बनेगा? कीटोन काय। तो हमने कहा कि ब्लड में जो कीटोन बॉडीज है, ये कीटोन बॉडीज की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ब्लड के अंदर बेटा कीटोन बॉडीज क्या हुआ? बढ़ी। जब अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ी तो क्या ये कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर मौजूद होगी? हाँ। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कीटोन यूरिया होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कीटोन यूरिया हो गया। तो हमने कहा कि इस कंडीशन में हो जाता है कीटोन यूरिया। अब ये कीटोन यूरिया जो हुआ और ग्लाइकोसूरिया हुआ, ये कैरेक्टर किसके हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं अपन। फटाफट इसका लिखो, पैंक्रियास। जब तक इंसुलिन है तब तक ज्यादा डोमिनेंट कंट्रोल इंसुलिन के पास होता है। ब्लड ग्लूकोज का जो समस्थापन है उससे इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों का रोल। इंसुलिन बेटा प्रोटीन हार्मोन है ना, तो प्रोटीनिशियस हार्मोन होने की वजह से अगर इसे ओरली एडमिनिस्टर किया जाएगा तो स्टमक में जाकर के डाइजेस्ट हो जाएगा। हालांकि ये जो ज्ञान है केवल एनसीईआरटी के लेवल का है। आजकल अगर बात करें तो रिसर्च लेवल से, एक्सपेरिमेंटल लेवल पर जैसे प्रोटामिन इंसुलिन वगैरह चल रहे हैं, जिनको ओरली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ग्लूकागॉन हाइपर कराएगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए, अब अगला जो अपने को बात करनी है वो बेटा बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। यानी कि मेल के अंदर जो जनन है इनका नाम क्या होता है? वृषण। ध्यान से सुनिए, जनन यानी कि जो गोनैड्स है, गोनैड्स को हम बेटा बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहा जाता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। जो भी अंग गैमीट यानी कि युग्मक का निर्माण करते हो उन जनन अंगों को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनन अंग। तो गैमीट का निर्माण मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी करती है। इसीलिए इन अंगों को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। मेल में जो वृषण यानी कि टेस्टिस है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? वृषण कोश या स्क्रोटम के अंदर। और स्क्रोटम कहाँ लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। ये जो एक जोड़ी वृषण है, इनमें से हर एक वृषण लगभग 250 पालियों में विभाजित होता है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी? 250। ये जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इनमें से हर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 1 से 3। तो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये 750 नहीं, नंबर याद रखो, 250 से 750, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या आपसे 1 से 3 कही है।
तो हमने कहा कि यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच बीच में कुछ अवकाश पाए जाते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच के अवकाश हैं, इन अवकाश को अपन क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। यहाँ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? लेडिक सेल, अंतराली कोशिका कहा जाता है। यानी कि आपने कहा कि वृषण में जो अंतःस्रावी कोशिका है, वृषण के अंतःस्रावी कोशिका का नाम क्या है बेटा? लेडिक सेल। तो वृषण में अंतःस्रावी कोशिका क्या है? तो ये आपने कहा कि यह है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। हम यहाँ पर जब पिट्यूटरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पर हमने पढ़ा था कि जो लीडिंग सेल है, इसके फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है? तो अपन ने कहा था कि एलएच रेगुलेट करेगा। यहाँ पर काम कौन करता है? एलएच। इसको हमने और क्या कहा था? आईसीएसएच नाम दिया था। तो एलएच या आईसीएसएच यहाँ काम करता है। फलस्वरूप लीडिंग सेल से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एंड्रोजन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। और एंड्रोजन में मुख्यतः हम जिस हार्मोन की बात करते हैं, यह हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो मुख्यतः हार्मोन कौन सा रहेगा? टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर मुख्य हार्मोन है। तो मेनली जिस हार्मोन की बात की जाती है, वो हार्मोन कौन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए, जब आप बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के बारे में, तो एंड्रोजन की कार्य क्या क्या है? सबसे पहला, ये जो एंड्रोजन है, एफएसएच के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले, ये एफएसएच के साथ मिलकर के ये क्या कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एफएसएच के साथ मिलेगा और इसने क्या कराना है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन को प्रमोट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। अगला देखिए, ये जो एंड्रोजन है, ये नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इसका काम क्या है? नर द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है, इन नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो ये काम भी एंड्रोजन का है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है, जैसे मेल में फेशियल हेयर है, इसके अलावा बात करें जैसे वॉइस है, लो पिच है, मस्कुलर डेवलपमेंट कंपेरेटिवली ज्यादा है। ये सारे कैरेक्टर, इनका डेवलपमेंट कराना काम किसका होता है? एंड्रोजन का। तो एंड्रोजन ने क्या किया? द्वितीयक लैंगिक लक्षण मेंटेन किए। अगला, इसका काम होता है कि जो नर जनन तंत्र है, तो ये पूरा जो नर जनन तंत्र है, इस नर जनन तंत्र का विकास, तो इसका जितना भी डेवलपमेंट है, ये पूरा डेवलपमेंट कराना और इसके जो कार्य, इन कार्यों को कराए रखना, ये काम भी किसका होता है? एंड्रोजन का। यानी कि नर जनन तंत्र में हम कहते हैं कि टेस्टिस के अलावा अगर देखें तो वासा इफ्रेंशिया है, फिर एपिडिडाइमिस है, फिर वास डिफरेंस है, इसके बाद सर्वाइनल वेसिकल आती है, प्रोस्टेट है, काउपर्स ग्लैंड है। ये सारे जो अंग हैं, इन अंगों का ठीक से काम करते रहना, इस चीज को नियमित करने वाला हार्मोन कौन होता है? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन का प्रभाव होता है नर जनन तंत्र के विकास। ये बेटा प्रोटीन का एनाबॉलिज्म प्रमोट करता है। प्रोटीन में क्या कराता है? एनाबॉलिज्म कराएगा। जब अगर प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराएगा, तो इसका मतलब है कि शरीर में प्रोटीन टूटेगी कम, बनेगी ज्यादा। अगर ये प्रोटीन यहाँ पर ज्यादा बनेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पर पेशियों का विकास होगा। तो अब इस केस में क्या हुआ? पेशी का विकास हुआ। तो पेशियों का जो विकास है, ये हमारे अंदर कौन कराता है? तो ये काम है बेटा मेल के अंदर एंड्रोजन का, कि पेशियों का विकास कराए। पेशियों के विकास के बाद फिर हम कहते हैं कि ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो है, इस मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बेटा अपन नाम देते हैं लिबिडो। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि जो लिबिडो है, इस लिबिडो को नियंत्रित करना, ये काम किसका होता है? एंड्रोजन का काम। अब ध्यान दो, हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न हो कि आप ये कहें कि सेक्सुअल बिहेवियर को ये रेगुलेट कर रहा है
या हमने नर्वस सिस्टम में जो लिम्बिक लोब पढ़ा था वो रेगुलेट करता है, तो सुनेंगे। लिम्बिक लोब जो है वहां पे एक न्यूक्लियाई पाया जाता है जिसको बोलते हैं आर्कुएट न्यूक्लियाई। ठीक, नाम याद नहीं करना। आर्कुएट न्यूक्लियाई जो कि लिम्बिक लोब में पाया जाता है। आप जानते हैं कि लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर काम करता है। यह हाइपोथैलेमस को सीट करता है, जिससे हाइपोथैलेमस से स्राव होता है जीएनआरएच। ये जीएनआरएच पिट्यूटरी पर जाकर के रिलीज किसका कराएगा, एफएसएच और एलएच का। एलएच आकर के यहाँ काम कर रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, मेल सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट हुआ। तो पूरी जो कहानी है, वो पूरी कहानी का जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज तो लिम्बिक सिस्टम ही था ना। तो इसीलिए आप कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। यानी कि हर एक कोशिका के स्तर पर जाकर के जो काम करेगा वो कौन होगा, एंड्रोजन है। पर एंड्रोजन का स्राव कराने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, लिम्बिक सिस्टम। तो ये लिम्बिक सिस्टम है जो कि यहाँ इस टेक्नीशियन को करा रहा होता है। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। ओके ना, चलिए। देखिए, अब जैसे हमने बात की बेटा मेल के अंदर टेस्टिस के बारे में, ऐसे ही फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में जनक को हम क्या कहते हैं, अंडाशय यानी कि ओवरी। अंडाशय यानी कि ओवरी की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। लगभग एनसीईआरटी कहती है कि जो ओवरी है इनका आकार अनशेल्ड एलिमेंट के बराबर यानी कि लगभग बादाम के बराबर की कदस्ताएं होती है। और ये जो ओवरी है इनका काम क्या होता है, तो एक तरफ तो जो गैमीट है यानी कि ओवम है इसका निर्माण करना, और दूसरी तरफ ओवरी से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का निर्माण करना इसका काम। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा फीमेल के अंदर क्या मौजूद है, अंडाशय। फीमेल में अपन ने कहा कि क्या मौजूद होता है, अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी है, एक जोड़ी। अंडाशय में आप जानते हैं कि क्या पाई जाती है बेटा, अंडाशयी फुटक पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या मौजूद होते हैं, अंडाशयी फुटक यानी कि ओवेरियन फॉलिकल। ये जो अंडाशयी फुटक है इनके अंदर जो ग्रोथ होती है या इनका जो मैच्योरेशन है उसको रेगुलेट करने वाला कौन होता है, एफएसएच। जब एफएसएच यहाँ पर काम करता है तो एफएसएच के काम करने की वजह से ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है, ग्राफी फुटक में। तो अंडाशयी फुटक से विकास किसका होता है बेटा, ग्राफी फुटक यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल बनती है। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, इस ग्रेफियन फॉलिकल में अब होगा अंडोत्सर्ग। क्या होने वाला है, अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ, ओव्यूलेशन। और ये जो ओव्यूलेशन है इसको कराने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं कि अंडोत्सर्ग कराना काम किसका होता है, एलएच का। तो एलएच का जो स्तर बढ़ता है, जिस स्तर के बढ़ने की वजह से अंडोत्सर्ग होता है। और जब अंडोत्सर्ग होगा तो उसके बाद फिर ये जो ग्राफी फुटक है इससे जो संरचना बनती है, इस बचने वाली संरचना को अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो बची संरचना का नाम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बनती है, या जिसको हम पीट पिंड कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जो ग्राफी फुटक है ये ग्राफी फुटक केवल एक हार्मोन का स्राव करता है, और वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। केवल कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाएगा, एस्ट्रोजन। वहीं पर कॉर्पस ल्यूटियम की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित करता है मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन। मुख्यतः किसका स्राव किया बेटा, प्रोजेस्टेरोन। तो हमने कहा कि मुख्यतः यहाँ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट किया जाता है, और जबकि आपने वहां पर कहा केवल एस्ट्रोजन। यहाँ अगर मैंने कहा कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ मात्रा में क्या स्रावित होने वाला है, एस्ट्रोजन। यानी कि मेल में हार्मोन कितना, एक। फीमेल के अंदर कितने, दो। अब देखिए पहले एस्ट्रोजन के काम देखते हैं कि ये क्या काम करता है। एस्ट्रोजन के फंक्शंस अगर आप देखें तो पहली बात तो एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है बेटा, मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। जैसे फीमेल में अगर हम बात करें तो हाई पिच वॉइस, पहला करेक्टर। हाई पिच वॉइस के अलावा हम बात करें
तो अगला जो है कि जैसे पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन कंपेटिवली वाइड होता है। फिर इसके अलावा हम बात करें एक्सियल और क्यूबिक हेयर, मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यहीं पर साथ में विकास कराता है मैमरी ग्लैंड का। इसका विकास कराएगा, मैमरी ग्लैंड का विकास कराता है। तो हम कहते हैं कि मैमरी ग्लैंड का विकास कराएगा। तो ये भी इसका काम हो गया। मैमरी ग्लैंड के विकास के बाद फिर इसका अगला काम हो जाता है कि एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन है, इसका अगला काम होता है कि एस्ट्रोजन आपके अंदर बेटा प्रमोट करता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इनका विकास और कार्य। तो इनका जो विकास कराना एवं इनके कार्य, इनका नियमन करना, ये भी काम किसका होता है? एस्ट्रोजन का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास कराएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो फंक्शंस है उसको रेगुलेट करता है। इधर आपने कहा कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम से मुख्यतः क्या आता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के बारे में समझते हैं क्या है। तो अगर हम प्रोजेस्टेरोन के काम देखते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का सबसे पहला जो काम आ जाता है, जो आपको याद रखना है, वो याद रखेंगे कि यह सगर्भता को सपोर्ट करता है या सगर्भता में सहायक। ये क्या होता है? सगर्भता में सहायक होता है। तो प्रेगनेंसी में सपोर्ट करने वाला हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन। रादर अगर प्रोजेस्टेरोन का स्तर कभी भी कम होता है तो इसका स्तर कम होने पर गर्भपात हो जाता है। तो सगर्भता में सहायता करने वाला हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन। अगला जो प्रोजेस्टेरोन है, इसका काम होता है कि ये मैमरी ग्लैंड के एल्व्यूलाई का विकास, क्या किया? मैमरी ग्लैंड के एल्व्यूलाई का विकास। तो मैमरी ग्लैंड में जो एल्व्यूलाई वाला भाग था, इस एल्व्यूलाई का विकास कराना, ये काम भी किसका होता है बेटा? तो अपन ने कहा कि मैमरी ग्लैंड के एल्व्यूलाई का विकास कराना, ये काम किसका है? कॉर्पस जो है प्रोजेस्टेरोन का काम है। अब जरा यहाँ मैमरी ग्लैंड के विकास के साथ फिर यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि मिल्क सेक्रीशन में सहायता। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि मिल्क सेक्रीशन में सहायता। तो मिल्क सेक्रीशन में सहायता करना, ये भी इसका काम होता है। तो इसके मेनली 3 काम आपको गिनाई। अब जरा ये जो मैमरी ग्लैंड वाली कहानी है, इसको हम जरा अलग से समझेंगे। देखिए, मैमरी ग्लैंड का 2 भाग। पहली बात तो मैमरी ग्लैंड अंतःस्रावी है कि बहिस्रावी? मतलब इसमें नलिका होगी। स्रावी भाग इसके होते हैं कूपिका। स्रावी भाग को क्या कहते हैं? कूपिका। ये जो स्रावी भाग है, ये क्या है? कूपिका। वहीं पर जो मिल्क सेक्रेट हुआ, इस मिल्क को बाहर ले जाने के लिए क्या चाहिए? ट्यूब्यूल। ठीक, नलिकाएं चाहिए। सबसे पहले एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन मैमरी ग्लैंड का जो डक्ट सिस्टम है या जो इसके डक्ट है, इन डक्ट का विकास कराता है। तो इसका काम क्या है? मैमरी ग्लैंड की डक्ट का विकास। क्या एस्ट्रोजन मैमरी ग्लैंड के स्रावी भाग पे काम करता है? नहीं, ये कहा इसकी नलिकाओं का विकास करा रहा है। अब आपके पास 2 हार्मोन बचे, एक है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा कौन है? प्रोलैक्टिन। आप ऐसे माने कि एल्व्यूलाई के विकास की शुरुआत करना और एल्व्यूलाई का विकास आरंभ करना काम होता है प्रोजेस्टेरोन का, पर यह विकास को पूर्ण करता है प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन नहीं हो तो क्या एल्व्यूलाई का विकास पूरा हो पाएगा? नहीं। अगर प्रोजेस्टेरोन ना हो तो क्या एल्व्यूलाई का विकास होगा? नहीं, क्योंकि पूरी कहानी की शुरुआत कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। और पूरी कहानी को ले जाकर के लास्ट तक समाप्त कौन करता है? प्रोलैक्टिन। तो यानी कि मैमरी ग्लैंड में जो सेक्रेटरी पार्ट यानी कि एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई का विकास कराना, इसमें कितने हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं? 2। पहले का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन, दूसरा प्रोलैक्टिन। मैमरी ग्लैंड के एल्व्यूलाई के डेवलपमेंट की शुरुआत कराना काम किसका था? प्रोजेस्टेरोन का। पर इसको लास्ट में ले जाकर के प्राइमिंग करना, इसको जो पूरा कंप्लीट कराना काम किसका है? प्रोलैक्टिन का।
तो जब भी अगर आपसे कहा जाएगा कि मिल्क सेक्रीशन कौन कराता है, तो यहाँ भले एनसीईआरटी ने लिखा है कि मिल्क सेक्रीशन में सहायता करता है। सहायता इसलिए कि जब तक अगर बेटा एल्वियोलाई वाला पार्ट बनेगा ही नहीं, तो मिल्क सेक्रीशन होगा कहाँ से? तो जब भी अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मिल्क का सेक्रीशन, मिल्क का सिंथेसिस कौन सा हार्मोन कराता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन। समझ में आया? क्वेश्चन अगर कहता है मिल्क का रिलीज कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि मेमोरी ग्लैंड के विकास में निम्न में से कौन से हार्मोन्स का रोल है, तो आप कहेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन। ध्यान रखें, मेमोरी ग्लैंड के विकास में रोल किस किसका है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। ये तीन हार्मोन्स का इसके अंदर रोल होता है। क्या इतनी बात अपने को समझ में आ गई? देखो इसे फटाफट आगे बढ़ते हैं। सकते हैं कि बेटा फैमिली तरह के बीच में जो तो वहां पे जो ऊतक होगा, आगे बढ़े। हरण ऊतक कहीं अंतराली ऊतक कहीं, एक बात देखिए। अब आगे एनसीईआरटी आपसे कहती है कि कुछ अन्य अंग भी हैं जो कि प्रॉपर अंतःस्रावी ग्रंथियां तो नहीं है, पर इनसे कुछ हार्मोन साबित होते हैं। और अब तक ह्यूमन फिजियो हमने जो पढ़ी है, इसमें हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। जैसे ही इसमें आप देखिए, सबसे पहले कहा कि हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट से आता है एएनएफ। बताओ जरा पूरा नाम। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एएनएफ का नाम क्या है? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। कहां से आ रहा था? अलिंद के बेटे से। क्या करता है? रक्तदाब में कमी। वाहिकाओं का क्या करा रहा था? प्रसारण। तो एएनएफ हम पढ़ चुके हैं। हार्ट के बाद फिर हमने देखो किडनी पढ़ा। क्या हमने किडनी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन पढ़ा था कि नहीं? इरिथ्रोपोइटिन किसका निर्माण कराता है? आरबीसी का निर्माण। कौन सी सेल से स्रावित होता है? जेजी सेल। क्या हमने वहां पर रेनिन के बारे में पढ़ा? किससे आया? जेजी सेल से। और रेनिन क्या करता है? तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। राजपात पे पूरा ऑपरेट कराया था। किडनी के बाद फिर आप देखें, जब हम बात करते हैं अपनी आहार नाल के बारे में, तो हमने आहार नाल के बारे में जब पढ़ा, तो रेगुलेशन में हमने 4 हार्मोन पढ़े। पहला हार्मोन हमने पढ़ा था गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन बताओ आता कहां से है? कहां से आएगा? आमाशय। काम कहां करता है? आमाशय पर। आमाशयी स्राव और आमाशयी गतियों को बढ़ाता है। मतलब कि पेप्सिनोजन का सेक्रेशन क्या करेगा? बढ़ाएगा। एचसीएल का सेक्रेशन बढ़ाएगा। गैस्ट्रिन के बाद फिर हमने एक पढ़ा था जीआईपी, जिसका एक और नाम क्या था? एंटेरोगैस्ट्रोन। ये जो जीआईपी या एंटेरोगैस्ट्रोन है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जीआईपी क्या करता है, कि ये सब इसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है कि ये स्टमक की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। ड्यूोडेनम से आता है। हमने कहा था कि जब भी अगर जो है फूड जब स्टमक से ड्यूोडेनम में आएगा, तो ड्यूोडेनम से जीआईपी आता है, स्टमक पे काम करेगा और स्टमक के सेक्रीशन को इनहिबिट करा देगा। जीआईपी के बाद हमने क्या सेक्रेटिन भी पढ़ा था। यहाँ सेक्रेटिन के बारे में हमने पढ़ा था कि आता कहाँ से है, तो ये ड्यूोडेनम से आएगा। काम पहले कहाँ करता है? लिवर पे। लिवर से क्या सिंथेसाइज कराएगा? बाइल जूस। अगला काम कहाँ किया? पेनक्रियास पर। क्या रिलीज कराया? बाइकार्बोनेट और वाटर। और काम करता है आमाशय पर, और आमाशयी गतियों को क्या कर देता है? कम। सेक्रेटिन के बाद फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था सीसीके पीजेड। ये पहले कहाँ काम करता है? गॉल ब्लैडर पर। और गॉल ब्लैडर से क्या करता है कि ये कंसंट्रेटेड बाइल रिलीज कराता है। पेनक्रियास पर काम करता है, जहां से रिलीज क्या होते हैं? एंजाइम। फिर हमने यहाँ देखिए आहार नाल के बाद फिर हमने पढ़ा कि लिवर। लिवर से क्या आया था? एंजियोटेंसिनोजन। लिवर से क्या आया? एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन कहां से आ रहा था? लिवर से।
आपने साथ में पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, इन ग्रोथ फैक्टर में मुख्यतः आपने जिसका नाम पढ़ा है उसका नाम क्या है? आईजीएफ। पूरा नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आईजीएफ का पूरा नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है। तो ये हमारे पास कुछ अन्य अंग हो गए जिन अंगों ने, हालांकि हम इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं कहते, हम इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं कहते, पर इन अंगों की कुछ कोशिकाएं हैं जिनके अंदर अंतःस्रावी गुण पाए जाते हैं। और पाए जाने वालों में हमने यहाँ किस किस का नाम दिया? तो अपन ने कहा कि एक तरफ तो हम लेते हैं हार्ट, हार्ट जिससे क्या आएगा? एएनएम। किडनी से आया एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन। फिर अपन ने कहा कि आहार नाल से गैस्ट्रिन, जीआईपी, सेक्रेटिन और किसी के पीजेड। और लिवर से एंजियोटेंसिनोजन और ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। अब इतने के साथ देखो यहाँ तक अपनी एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स की बात करते हैं। अब अपने को पढ़ना है हार्मोन का क्लासिफिकेशन और हार्मोन के काम करने की मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में ध्यान देना है। तो इतना लिख के कंप्लीट करो, फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलो बाकी अपन बात करते हैं कल। आज के लिए इतना, इसको साइन आउट कर देना।